तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंडवलियान को दिखाया जाता है, जो कि दूर से ही ज़ूफेन को सिस्टर चूचू के घाव को हील करते हुए देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा घाव है, कि एक मामूली सी हीलिंग पिल से भी ठीक हो जाएगा। जबकि उसकी जगह पर यहाँ पे हमें देखो, हमारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से सील्ड है, तो इसलिए पहले यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तो तभी ज़ूफेन के बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ मास्टर, अगर हम लोगों ने अभी कभी जल्दी से चलना स्टार्ट नहीं किया तो हमारे पास आगे चलने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। उन सबको इस तरीके से इंटरफेयर करता हुआ देख करके ज़ूफेन भी चिढ़ते हुए उनसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उन सभी लोगों की सील्ड कल्टीवेशन को अनसील करने के लिए आ गया होता है। इसके बाद वेंडवलियान ज़ूफेन से कहते हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की परवाह करते हो, और आओ जरा देखो तो जरा, हम लोग यहाँ पर अपनी सील्ड कल्टीवेशन के साथ में फंसे हुए हैं, जबकि तुम यहाँ पर एक हीरो बने घूम रहे हो, वो भी बिना इस चीज की परवाह किए कि आखिर हम लोगों के साथ क्या होगा। तो बताओ अब आखिर हम लोग तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, और अब आखिर तुम आगे से हमें अपने ऊपर विश्वास कैसे दिलाओगे। ज़ूफेन भी मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि आखिर आप इस तरीके से कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका हूँ। ये सुनकर तो वेंडवलियान एकदम सीरियस तरीके से ज़ूफेन को घूरते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ इस सब से ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन फिर वो साथ ही ज़ूफेन के गले में खुश होकर के हाथ डालते हुए कहते हैं कि तुमने ये सब गड़बड़ियां करके हम सब लोगों के ऊपर मुसीबत डाल रखी है, और अब हम सभी लोग डर से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये यूथ्स, ये युवा इतने ज्यादा डर चुके हैं कि ये लोग आज रात तो सो भी नहीं पाएंगे। तो बताओ क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो ज़ूफेन उन्हें साइड में करते हुए कहता है, प्लीज एक एल्डर के तौर पर आप हमारे साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए हैं, तो आपको इस तरीके से बच्चों को डराना नहीं चाहिए। फिर साथ ही ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरीके से मुझसे पैसे अटने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। जबकि ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेंडवलियान भी अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चा सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वेंडवलियान ज़ूफेन से आगे कहते हैं, बच्चे एक लीडर को अपने फेलो डिसाइपल्स को धोखा नहीं देना चाहिए, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ज़ूफेन कहता है कि आखिर मैंने कब परेशानी खड़ी करी। तो वेंडवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं, अच्छा तो फिर आखिर तुम उस यानमो के बारे में क्या कहोगे। यानमो की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में थी, ना कि हमारे साथ में थी, तो फिर आखिर तुम उसमें क्यों घुस पड़े। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि आखिर आपको किस बात के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। ये चीज बिल्कुल भी हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी। हेलियन फ्लेम सेक्ट भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने वाला है। नहीं तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिर आपका एनिमी, आपका दुश्मन आखिर वाकई में कैसा है, और अपने आप खुद से इस चीज की पुष्टि नहीं करना चाहते। तो इस मास्टर को यूज करते हुए तो हम लोग अपने दुश्मन के बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ज़ूफेन की बात सुनने के बाद वेंडवलियान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन वो सुपीरियर 3 सेक्ट है। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि इससे भी अधिक कारण ये है कि मुझसे ये मत कहना कि जब तुम उनके डिसाइपल्स से लड़े थे तो तब तुम उनके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, उसकी कल्टीवेशंस के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में, और बाकी सब कुछ भी। और अगर ऐसा है तो आखिर मुझे जानकारी लेने के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ी, और आप लोगों को इस समय मेरे साथ तर्क वितर्क करने की जगह पर डिसाइपल्स की उपेक्षा करने के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए। और जबकि यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मगर क्या आप सच में ऐसा करने के योग्य है भी, क्योंकि आपको मुझसे सवाल करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ज़ूफेन के इतने करारे जवाबों को सुनकर के तो वेंडवलियान की तो एकदम बोलती बंद हो जाती है। जबकि वेंडवल को कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसमें हमारी गलती है। तो वेंडवलियान कहते हैं कि रुको जरा, वो लोग सुपीरियर 3 सेक्ट है और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर हमें उनके ऊपर क्यों नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उनमें से सबसे कमजोर सेक्ट को निशाना बनाया जा सके और उसकी जगह हथियाई जा सके। वेंडवलियान की ये वाली बात सुनकर के ज़ूफेन उनसे कहता है कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, तुम लोग तो इतना छोटा सोच रहे हो, जिसमें से तुम सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टरों में से एक होकर के ही खुश हो। ज़ूफेन की ये बात सुनकर के तो वेंडवलियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब। तो ज़ूफेन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसे पूरी तरीके से करता हूँ। मैं ज़ूफेन उन सुपीरियर 3 सेक्टों को चैलेंज करता हूँ। कि रही बात उन मिडिल 3 सेक्टों की, वो तो
बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इधर जूफन की ये सारी बातें सुनने के बाद नेवल को ये भी कहते हैं कि सचमुच यंग जनरेशन ओल्ड वंस को सरपास कर जाती है। जूफन, तुम्हारा व्यू देखने का तरीका सच में काफी ज्यादा बड़ा है और तुम्हारे बेहद ही ज्यादा महान लक्ष्य हैं, जिनको कि हम तो कभी पूरा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मगर तुम तो ऑलरेडी ये सब कर रहे हो। सचमुच में तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो जूफन कहता है कि उनके डिसाइपल्स काफी ज्यादा एबनॉर्मल और अजीब हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वो यानमो, यहाँ तक कि मुझे उसका टेस्ट लेने में अपनी 2/3 पावर और स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ गया, और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो मेरे पास शायद कोई मौका नहीं होगा, मगर लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास उस सब को संभालने के लिए भी काफी सारे अलग रास्ते हैं। जूफन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेबल कोई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या अभी भी इस लड़के जूफन के पास में 1/3 गुना शक्ति और बची हुई है? वेनेबल यान भी अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का सच में एक बहुत बड़ा बास्टर्ड है, अगर अपनी इन इंसेन ताकतों के साथ में वो अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। ये सब सोचने के बाद में फिर वो कहते हैं, तो ठीक है, फिर अब इस सब बात को छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी बातें हमारे सेक्ट के लिए अच्छी रहेंगी तब तक हम तुम्हें ही फॉलो करते रहेंगे। ना कह करके फिर वो तीनों वेनेबल्स वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं। तभी वेनेबल यान अपने दोनों वेनेबल साथियों से कहते हैं वो यानमो सुपीरियर 3 सेक्टों का टॉप 3 जीनियस था और सिर्फ वो किंग यू ही उसे हरा सकता था, और अगर हम ग्रेट सुपीरियर डीमन सेक्ट से जीत सकते हैं तो ये उनके लिए बेहद ही ज्यादा आश्चर्यचकित चीज होगी। लेकिन रुको जरा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर हम कब से उसकी तरह ऐसे होने लगे। साथ ही वो काफी ज्यादा शौक होते हुए हैरानी से मुड़ते हुए जूफन से कहते हैं, रुको जरा, सीक्रेट स्टोन वो फिर से हमसे उन्हें बचा करके ले गया। तो इसी के साथ सीन चेंज होता है और फिर हमें जूफन को दिखाया जाता है कि वहीं पर एक जगह पर बैठे हुए अपने मन में कहता है कि मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था कि एंड पे जाकर के इस तरीके से सुपीरियर 3 सेक्टर को चैलेंज कर दूंगा। मेरा मिशन पहले बिल्कुल ही सिंपल था, जो मिडिल 3 सेक्टर को टेक डाउन करके डीमन स्कैमिंग सेक्ट को उनकी जगह पर लगाना था, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानमो भी सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, अगर सुपीरियर 3 सेक्टर में यानमो से भी ज्यादा फ्रिकिंग क्रीचर्स होंगे तो फिर तो ये सच में मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा, और फिर एक ऐसी लड़ाई होगी जिसकी के बारे में कोई नहीं जानता। सब सोचते हुए फिर जूफन अपने थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं और मेरा ये बड़बोला कमीना मुंह। अगर उसी वक्त वहाँ पे जूफन के सामने फेरी सुई आ जाती है और उससे कहती है, हे यंग मास्टर जू, आखिर आप कैसे हैं? जूफन नाटक करते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे आकर के मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे दांत दर्द का मजाक उड़ाने के लिए आई हो? सुनकर तो फेरी सुई घबराते हुए जूफन को रेस्पेक्ट देते हुए कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बस अभी अभी यहाँ पर आपके बारे में पता चला, और यंग मास्टर जू आपका बेहद शुक्रिया जो कुछ भी आज यहाँ पर आपने हमारे लिए किया। हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलेगा, और क्योंकि हम सभी एक साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जा रहे हैं और आपके सेक्ट के डिसाइपल्स थोड़ी परेशानी में हैं, तो क्यों ना हम भी आपके साथ में रास्ते में उनका ध्यान रखते चले, ताकि हम आपकी की गई मदद का थोड़ा बदला चुका सके। इधर फेरिज़ की ये सारी बातें सुनने के बाद में कि मिस, लगता है आपकी हरकतें ठीक नहीं है, और मुझे बताओ कि आखिर आपका नजरिया क्या है? जूफन ये सब कह रहा होता है कि तभी बीच में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वही यंग मास्टर कहता है कि क्या अब हमें कुछ चोर डीमन कल्टीवेटर्स के साथ में चलना पड़ेगा, मगर लेकिन इस चीज का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट जैसा एक राइटियस सेक्ट इन जैसे बुरे कर्मों वाले डीमंस के साथ चल करके खुद को भी कलंकित कर दे। वक्त मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर आते हुए अपने यंग मास्टर से कहते हैं, यंग मास्टर, यानमो को ठिकाना अज्ञात है और वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, और वो हमसे बदला लेने के लिए तो जरूरी आएगा, क्योंकि हम लोग भी इस सब में शामिल हैं। यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइपल है जो कि उसे रोक सकता है, और इसलिए अगर हम लोग सेफली डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा, और वैसे भी जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर तो हम लोग के रास्ते अलग अलग ही होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि यंग मास्टर काफी ज्यादा नोबल है और मैं इस बात की रेस्पेक्ट भी करता हूँ, मगर लेकिन ये मास्टर हमारे लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यंग मास्टर प्लीज इस बात के लिए सोचिए और इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेबल यान भी कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या? उन लोगों को तो ये अच्छी तरीके से पता है कि नदी पार करने के बाद में पुल को कैसे चलाया जाता है। तो तब इधर जूफन उन लोगों से कहता है कि ठीक है, तो मैं समझ गया कि यानमो यहाँ से भाग गया है और तुम लोग उसके रिवेंज लेने से डर रहे हो, मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि आपके पास में एक इस तरीके का बेवकूफ साथी है। तुम्हारा ये बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है, और वैसे भी अगर तुम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहुंच भी जाते हो, मगर फिर भी आखिर में
तुम लोग एंड पर ही आओगे, इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि तुम लोग खुद को इस परेशानी में डालने से बचाओ और वापस अपने घर लौट जाओ। तो कहते हुए जूफेन वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से फेरी सुई आवाज लगाते हुए कहती है कि सर जूफेन प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाएं। जूफेन उससे कहता है कि ओ मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, वैसे भी बेवकूफों का झुंड मुझे कभी भी ये बेकार का गुस्सा नहीं दिला सकता है। इतना कहकर के फिर जूफेन अपनी साइड पर देखने लगता है, क्योंकि साइड पर कोई और नहीं बल्कि अपनी फ्रेंडों के साथ में किंग चेन खड़ी होती है। तो उसे देखने के बाद फिर जूफेन हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चलते हुए फेरी सुई से कहता जाता है कि हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए काफी ज्यादा स्लो चलने वाले हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों को वेलकम करता हूँ, चाहो तो तुम लोग हमारे साथ में चल सकते हो। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो फेरी सुई भी खुश होते हुए कहते हैं कि सर जूफेन थैंक यू, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। और अगला सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग अपने सफर को चल दिए होते हैं। एक तरफ जूफेन और तीनों वेंडेबल्स आगे आगे, जबकि उनके पीछे बाकी के सभी उनके डिसाइपल्स नॉन स्टॉप चलते हुए 1-2-1-2 करते हुए जोमी पिल के असर को कम कर रहे होते हैं, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी आगे जूफेन और उसकी टीम को आता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर कहता है कि अगर हम लोगों को किसी ने इस तरीके से देखा कि हम एक ग्रेट राइटियस सेक्ट इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम कभी भी दूसरों के सामने अपना सिर उठा करके नहीं देख पाएंगे और एंड तक हमें इस बुरी ह्यूमिलेशन को सहना पड़ेगा। तो अपने यंग मास्टर की इन सारी हरकतों को देखने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वो एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनके गुस्से होने की आदत बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से यानमो ने यंग मास्टर को काफी हद तक डीप डाउन डिमोनिक पाथ की राह पर भेज दिया है और मुझे डर है कि अब वो पूरी तरीके से डिमोनिक एविस में चला गया है और अब इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे फेरी सुई आकर के अपने छोटे भाई से कहती है कि लिटिल ब्रदर बहुत हो गया, तुमने बहुत शिकायतें कर ली, यहाँ पे इस जगह पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि उस सुपीरियर 3 सेक्टों के यानमो से हमारी मदद कर सके वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो जूफेन हमें हमेशा से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और हमेशा उसको क्रिटिसाइज उसकी बेइज्जती करना कुछ ऐसा है जैसे कि हम अपने हाथ से खाना खाने वाले हाथ को ही खा रहे हैं और हमारे सेक्ट के लिए इससे बड़ी डिसऑनर की बात तो कुछ भी नहीं है। अब इधर फेरी सुई के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यंग मास्टर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स ये सारे ही बहुत बड़े दुष्ट, नीच और पापी होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी समय इनके साथ चलते रहने से हम एक ऐसे खतरे में पड़ जाएंगे जिससे कि हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तब उनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर आपकी ये सारी की सारी आलोचना ही निराधार है, इन सबका तो कोई मतलब ही नहीं है और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो हमसे लेना चाहे। मगर लेकिन उनका एक छुपा हुआ प्लान तो हो सकता है, एक चीज तो है जो कि वो हमसे छुड़ाना चाहेंगे और वो खूबसूरत चीज है हमारी सिस्टर किंग चेन। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद सिस्टर चूचू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जूफेन के बारे में सोच करके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं और फिर साथ ही अपनी एक प्यारी सी कातिलाना स्माइल पास करती हैं। इस स्माइल के ऊपर तो भाई हमारे ठरकी लौंडे घायल हैं। अब जब वो लड़की सिस्टर चूचू को इस तरीके से छेड़ते हुए हंस रही होती है, सिस्टर चूचू कहती है कि अगर वो सचमुच में मेरे पीछे लगा होता फिर तो सचमुच में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती। जरा कोई सिस्टर चूचू को बताए कि उनके पीछे तो हमारे एजीएनआई माँ के सभी लौंडे पड़े हुए हैं, तो आखिर ये जूफेन क्या चीज है। अब इधर वापस इस स्टोरी में चल के ये बात सुनने के बाद में उनके पास खड़ी एक ग्रीन हेयर वाली लड़की उनसे कहती है कि क्या इसका मतलब उसे आपकी परवाह नहीं है मगर अपनी जान दे करके भी आपकी रक्षा करना यही तो उसका आपके लिए सबसे बेस्ट प्यार का प्रूफ है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में सिस्टर चूचू अपना सिर हिला करके उससे मना करती है और कहती है कि फूलों के पास दिल हो सकता है मगर पानी के पास कोई दिल नहीं होता और वो भी एक ऐसा रिलेंटलेस पानी है जो कि कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो हमेशा ही बहता रहता है और मैं तो अपने इस जीवन में उसके साथ इस छोटे से समय को बिताने के बाद भी काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा भी कुछ मिल पाएगा। सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो येलो हेयर वाली लड़की भी अपने मन में कहती है कि ये दोनों लोग ही इतने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये किंग चेन उसके बारे में बात करती है तो फिर आखिर ये इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाती है। ये सब सोचने के बाद फिर वो येलो हेयर वाली लड़की ग्रीन हेयर वाली लड़की से कहती है कि सिस्टर क्यों ना हम
सिस्टर किंग चैन की मदद करें उस लड़के के साथ उनकी शादी कराने में। तो ये सुनकर तो फेरी शुई को भी एक झटका लगता है। तभी उन लोगों के एल्डर भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, और क्या तुम सभी लोग अपनी सीनियर सिस्टर के उस भाग्य के बारे में भूल गई जो कि उनके साथ में हुआ था। इसलिए दूसरों की सीख को अपने दिल में अपनाओ और ऐसी बकवास भरी बातों को करना बंद करो। और फिर एल्डर आगे सिस्टर चूचू से कहते हैं किंग चैन उस बास्टर्ड के हमलों से बच करके रहना, वो तुम्हारे ऊपर कई बार हमले करेगा क्योंकि उसके जरूर ही तुम्हें लेकर के काफी ज्यादा बैड इंटेंशन है। इसलिए अपने आप को उस प्ले बॉय के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ, और वरना तो तुम अगर उसके चक्करों में ही लगी रही तो तुम भी उसकी तरह एक दिन डीप डाउन में डिमोनिक पाथ पर निकल जाओगी, जिसके के बाद तुम्हारे लिए भी वहाँ से वापस आ पाना नामुमकिन हो जाएगा। और बाकी तो अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तो फिर ठीक है अब चलो चलते हैं। इतने करके वो सभी लोग तो आगे चलने लगते हैं, मगर इधर उनका यंग मास्टर तो अभी भी जूफेन को याद कर करके गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। तभी आगे हमें जूफेन और वेनेवलियान को दिखाया जाता है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि आखिर ये क्या लूजरों का झुंड है, उन लोगों को यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिडिकुलस लोग हमें ही कट्स कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। जूफेन तुम ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसके के इर्द गिर्द उसके पीछे पीछे कोई घूमे, तो फिर आखिर तुम में अब इतना ज्यादा बदलाव क्यों आ रहा है। तो वेनेवलियान की ये बात सुनने के बाद में जूफेन कहता है कि ये रास्ता चलने के लिए ही बना है, तो इसलिए वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, इसके अलावा वो लोग हमारे काम में तो कोई दखल नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वेनेवलियान कहते हैं कि मगर लेकिन मुझे ये हमारे पीछे पीछे चलने वाला बीटल्स का झुंड परेशान करता है। इधर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वेनेवल तो हल्की से स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर वो जूफेन से कहते हैं कि बच्चे क्या तुम उस वुमेन को सेफ रखना चाहते हो, ये सब कुछ तुम शायद सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के लिए ही कर रहे हो मगर लेकिन सेक्ट का प्यार और लव के अगेंस्ट एक रूल है, तो इसलिए तुम्हारा ये प्यार सेक्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वेनेवल की ये बात सुन जूफेन उनसे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो वेनेवल कहते हैं कि कम ऑन ब्रदर अब थोड़ी प्रशंसा दिखाओ, और फिर हम कोई आवाज नहीं करेंगे, तुम तो हम तीनों को बस हजार सीक्रेट स्टोन्स दे दो, और फिर तुम्हारे सामने हम लोग अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। तो ये सुनकर के तो जूफेन चिढ़ के चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा 1000 सीक्रेट स्टोन्स तुम तीनों को, अब क्या उन्हें देने के लिए मैं डबल ड्रैगन मैनर में जाकर के डबल ड्रैगन मैनर को ही लूट लूं, वरना तो इसके अलावा आखिर मैं कहां से इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स लेकर के आऊंगा। तो वेनेवल कहते हैं कि ब्रदर तुम शायद थोड़े गलत हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी संपत्ति की सीमा को काफी हद तक देख चुके हैं। तो वेनेवल की ये बात सुन जूफेन उनसे कहता है सीक्रेट स्टोन्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अमीर हो सकता हूँ कि मेरे पास इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स होंगे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े बहुत ही हैं, और डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपने आप को खतरनाक खतरे से बचाने के लिए पास इनका यूज करके बचने की कुछ प्लानिंग्स हैं, मगर अब मेरे पास जितने भी है उन सब का यूज करना होगा। इतना कहकर के जूफेन अपने पास से 2 सीक्रेट स्टोन्स को निकालता है और उन्हें उन वेनेवल्स को देते हुए कहता है कि ये लो, और अब इसके बाद में मेरे पास सिर्फ 2 ही सीक्रेट स्टोन्स बचे होंगे। तो उन दोनों स्टोन्स को लेने के बाद में वेनेवलियान भी कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बच्चे के पास इतने ज्यादा भी सीक्रेट स्टोन्स नहीं हो सकते, फिर चाहे ये कितना भी ज्यादा अमीर क्यों ना हो। तो वेनेवल को कहते हैं कि ओ नो इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इधर जूफेन चुपचाप उन लोगों से आगे बढ़ के अपनी एक इवल से स्माइल पास करते हुए अपने मन में कहता है ये कुछ मूर्ख मुझे लूट करके मुझे मारना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, मेरे आगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर तभी अगला सीन हमें एक पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है, जिसके के ऊपर कोई बंदा खड़े होकर के उनको जाते हुए देख करके उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है, जो कि जूफेन के पीछे पीछे सिस्टर चूचू की टीम को देख करके कहता है कि ये बास्टर्ड मिस्टिकल हेवन सेक्ट उस कमीने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पीछे पीछे उसकी पूछ बन करके चल रहा है, फिर अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। यानमो इधर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे आते हुए हंसते हुए कहता है कि एक नोबडी जो कि लोअर 3 सेक्टों में से आता है, उसने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक डिसाइपल को बुरी तरीके से बेवकूफ बना दिया, और तुम्हारे इन एक्सपेंसेस के ऊपर तो द बेस्ट ऑफ वेस्टर्नलैंड निश्चित रूप से हमारा मजाक बना करके जरूर ही बुरी तरीके से हंसने वाले हैं। अब ये सब सुनते हुए यानमो गुस्से में उस आवाज की ओर मुड़ते हुए कहता है आखिर कौन है ये जो ये बकवास कर रहा है। जैसे ही वो अपने सामने के उस बंदे को देखता है तो वो उसे देख वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके सामने वेस्टर्नलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल टेन किंग चैन होता है, यानी कि गाइस वही दारूबाज जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में जूफेन को मिला था। और फिर वो अपनी बोतल पीते हुए कहता है
कि डोंट वरी, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्रंकर है और ये ड्रंकर वापस आ चुका है। इधर वहाँ पे दारूबाज को देख करके यानमो अपनी फुल रेस्पेक्ट देते हुए दारूबाज से कहता है कि ग्रीटिंग्स सीनियर, मेरा नाम यानमो है और मैं हेलियन फ्लेम से हूँ। इतना कहने के साथ ही फिर वो दारूबाज की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये क्या, ये ओल्ड मैन वापस आ चुका है? अभी तो मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, लेकिन चलो पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करी जाए। दारूबाज तो यानमो की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि हेलियन फ्लेम, हाँ क्या तुम अपनी हेलियन फ्लेम के नाम का यूज करते हुए मुझे डराने के बारे में सोच रहे हो? यानमो झुकते हुए कहता है कि नहीं नहीं सीनियर, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा हॉनर है जो कि आज मैं यहाँ पर सीनियर से मिल पाया हूँ और मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स की बात है जो कि मैं आपसे आज बात कर पाया हूँ और एक इतने ज्यादा स्पेशल गेस्ट की टेक केयर करने के लिए तो हमारा हेलियन फ्लेम अपनी पूरी कोशिश करेगा। इतना कहने के साथ ही फिर यानमो अपने मन में कहता है तुम अच्छी तरीके से बने रहो और बदले में मेरा सेक्ट भी तुम्हारे साथ में अच्छा बना रहेगा, या फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो जिसके बाद तुम फिर मेरे पूरे सेक्ट को अपने पीछे लगवा दोगे। दारूबाज के सामने तो यानमो अपना सिर झुका कर नीचे झुका हुआ होता है। ये सब देख फिर दारूबाज वहाँ से मुड़ते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम अभी भी बहुत ही छोटे बच्चे हो और अपने समय पर तुम्हारी उम्र में तो मैं वेस्टर्नलैंड के सभी सेक्टों के टॉप पे खड़ा था और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, फिर वो चाहे या ना चाहे। तो ये सुनकर तो यानमो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब सीनियर। तभी दारूबाज कहता है कि बच्चे, तुम्हारे कंधे पर एक काफी ज्यादा समझदार सिर है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे करने के बारे में ना सोचो। मैं यहाँ इस जगह इन वेस्टरलैंड में कुछ डिफरेंट मेथड्स के ऊपर आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आकर के एक काफी ज्यादा अच्छा शो देखा। हर जनरेशन में कोई ना कोई एक टैलेंटेड पर्सन तो होता ही है जो कि सैकड़ों वर्षों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है और हमेशा हमेशा उसे याद किया जाता है। इतना कहने के बाद फिर दारूबाज जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब पूरी 1000 साल बीत चुकी है और इन 1000 साल बाद किसी ने हेवन ड्रैगन सोल का गहन किया है, वो भी लोअर 3 सेक्ट में से किसी ने। लगता है कि अब इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानमो तो दारूबाज की सारी बात समझ गया होता है। दारूबाज नहीं चाहता है कि यानमो जूफेन और उसकी टीम के ऊपर हमला करे, ये ना चाहते हुए भी यानमो को वहाँ से मुड़ करके जाना पड़ता है। साथ ही वो जाते हुए कांपते हुए अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन, ये एक ऐसा पर्सन है जिसे कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी छू नहीं सकते। दारूबाज तो फिर से अपनी दारू पीते हुए यानमो को अभी भी वहीं पे खड़ा होते हुए देखता है और कहता है कि तुम आखिर अभी भी यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब जाओ यहाँ से जल्दी, और अब तुम्हारी जो भी ग्रजेस, जो भी दुश्मनी है, उन सबको अब तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही पूरा करना। और वैसे भी वहाँ तुम एडवांटेज में भी रहोगे क्योंकि वहाँ पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर्स के साथ में सुपीरियर 3 सेक्ट ही स्टेज की सेटिंग करेंगे। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर अकेले अपना टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो, जबकि यहाँ तक कि तुम यहाँ पर उसे हरा भी नहीं सकते। तो अब इधर दारूबाज की ये सारी बातें सुनने के बाद में यानमो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर भी वो दारूबाज के सामने कुछ भी नहीं है। वो अपने गुस्से को शांत कराते हुए सिर्फ और सिर्फ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, सीनियर शुक्रिया मुझे ये रिमाइंड कराने के लिए। तो ठीक है फिर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कह करके यानमो आगे कुछ भी कहे बिना सीधा वहाँ से भाग जाता है। और इधर दारूबाज तो मस्त अपनी बोतल को खोल करके अपने पैक लगाते हुए अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। मगर इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वहीं कहीं दूर जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें हेलियन फ्लेम के वही एल्डर को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का यानमो कहाँ है? हम लोग तो ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं, मगर लेकिन आखिर वो कमीना बच्चा अभी भी यहाँ पर क्यों नहीं आया है? एक बार उस कमीने बच्चे को यहाँ पे आने तो दो, उसके आते ही मैं उसके ऊपर अपना एक ऐसा हाथ रखूंगा जिसके बाद वो इस सब के लिए मुझसे माफी मांगने लगेगा। तो अपने एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देख करके वो फीमेल डिसाइबल भी उनसे कहती है कि डोंट वरी एल्डर किंगिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर कोई एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कि इस तरीके से अपनी ड्यूटी को भूल जाए और अपना काम न करे। वो जल्द ही यहाँ पर आने वाले होंगे, और क्या अभी भी हमारे पास एक दिन नहीं बचा है? तो उसका एक और साथी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मगर लेकिन ब्रदर यान वो किंगियो को तो बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं है। जरूरी कुछ ना कुछ तो उसके लिए प्रिपेयर करके आएंगे, और भले ही डेफिनेटली वो किंगियो इस वेस्टर्नलैंड का सबसे बेस्ट टैलेंट है, मगर लेकिन ब्रदर यान कई ईयर्स से उस वो किंगियो से सबसे ज्यादा बेस्ट होने के टाइटल को छीनने का चांस देख रहे हैं। तो अपने सभी डिसाइपल्स की सारी बातें सुनने के बाद में वो एल्डर भी थोड़ा शांत होते हुए कहते हैं कि मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो वापस टाइम पर आ जाए, क्योंकि वो
घटिया बदमाश हमेशा इधर उधर भटकते हुए बेवकूफी ही करता रहता है। एक बार वो यहाँ पे आ तो जाए, मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो अब एल्डर यान के यहाँ पे इतना कहते हैं, यहाँ पे आसमान से यानमो भी उनकी ओर आने लगता है, जिसे देख फीमेल डिसाइबल भी कहती है कि या ब्रदर यान आ रहे हैं। सीनियर ब्रदरों को तो हमेशा से ही एल्डर्स द्वारा पूजा जाता है। उसी वक्त यानमो उन सभी लोगों के सामने जमीन पर एक खतरनाक लैंडिंग करता है। उसके वहाँ पे आ जाने के बाद सभी लोगों से देखते हुए उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। वो दाढ़ी वाले डिसाइबल्स तो कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कहा था कि ब्रदर यान जरूर से ही वो किंग से लड़ने के लिए यहाँ पर जरूर लाएगा। वो फीमेल डिसाइबल भी कहती है कि हाँ तुम तो ये जानते ही हो, ब्रदर यान यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि इधर वो एल्डर यानमो की ओर जाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुमने मुझे फिर से काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, और अगर तुम थोड़ा बहुत भी और लेट हो जाते तो मेरे ख्याल से तुम इस डबल ड्रैगन गैदरिंग को जरूर मिस कर देते। कहते ही वो यानमो के कंधे पर हल्के से मारते हैं। उतने में ही यानमो सीधा नीचे जमीन पे जाकर के गिरता है, जो देख करके तो एल्डर यान भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी वो फीमेल डिसाइबल भी हैरान होते हुए कहती है कि एल्डर आप तो गए, आप तो फिनिश होने वाले हैं, आपने सीनियर ब्रदर को हर्ट कर दिया। वो एल्डर भी ये सब देख घबराते हुए कहता है नहीं नहीं रुको जरा, अरे मैंने तो ये सब बिल्कुल भी नहीं किया, और मैंने तो बस उसे जरा हल्के से टच ही किया था, ये तो इतना ज्यादा वीक भी नहीं था जो कि मेरे इतने से टच को ना झेल सके। वो फीमेल डिसाइपल कहती है कि एल्डर अब तो आपका हो गया, बस खत्म हो गया, आपने ही ये सब किया है और अब आप उन्हें कमजोर कह रहे हो और उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। तो उस फीमेल डिसाइपल की ये बात सुनने के बाद तो यान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते कि तू कमीने चुड़ैल, तुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आखिर दूसरों के ऊपर आरोप कैसे थोपा जाता है। और तभी यानमो भी वापस खड़े होते हुए कहता है तुम एल्डर को परेशान करना बंद करो और उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो, और अगर इस तरीके से एक थप्पड़ मुझे किल कर सकता था फिर तो मैं अब तक कई सालों पहले ही मर चुका होता। अब यानमो को इस तरीके से देख और उसकी ये सारी बातें सुन फीमेल डिसाइपल भी उससे पूछती है ब्रदर आखिर आपके साथ क्या हुआ, और आखिर एंड पे जाकर के आप इस तरीके से कैसे दिख रहे हैं। बाकी सभी लोग भी गौर से यानमो के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। तब यानमो कहता है कि मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ, मैं यहाँ से शिकार करने के लिए निकला हुआ था, मगर लेकिन वहाँ पे उल्टा मेरा ही शिकार कर लिया गया। तो ये सुनकर तो वो एल्डर यान भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या आखिर किस ओल्ड बास्टर्ड में इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि हमारे हेलियन फ्लेम के डिसाइपल को इस तरीके से छू सके। तो यानमो कहता है कि वो कोई ओल्ड बास्टर्ड नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक यंग लड़का था। लेकिन फिलहाल छोड़ो उस बात को, मैं अब यहाँ पे आपको एक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमें अब यहाँ पे पूरी तरीके से शांत रहना चाहिए और किसी को भी उकसाना नहीं चाहिए, स्पेशली तौर पे तो किसी ओल्ड दारूबाज को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो लेजेंडरी मैन वो वापस आ गया है, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि 10 के 10 सेक्टों को भी उससे बिल्कुल भी ना उलझना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं फिर से वो क्रूल 800 साल पहले वाला खून का आतंक इस वेस्टर्न लैंड में ना फैल जाए। तो यानमो की ये सारी बातें सुनने के बाद तो एल्डर यान की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है, मैंने उसके बारे में सुना था लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अभी भी जिंदा होगा, लेकिन क्या तुम सचमुच में सही हो, और आखिर सचमुच में उस दारूबाज की रियल आइडेंटिटी क्या है। तो गाइस एल्डर यान की ऐसी घबराहट और इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आए तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।